कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, तो बोर सर को यह बताना पड़ेगा कि उन निश्चित कक्षाओं के बारे में आपने डिसाइड कैसे किया। तो जिस भी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या को गुणा करने पर h/2π गुणा 1 आएगा, वो इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में घूम रहा होगा। केंद्र की तरफ जो बल है, जो गोल गोल घुमाने में मदद कर रहा है, उसे हम अभिकेंद्री बल बोलते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए पहली वाली त्रिज्या का वैल्यू कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। हाँ जी बच्चों, वॉइस एकदम क्लियर आ रही है, दिखाई एकदम साफ दे रहा है। जस्ट रेज योर हैंड्स, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक। और आज का टॉपिक क्या होने वाला है एक बार देख लेते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे, बोर मॉडल की बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, और बाकी जब सवाल लगाएंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। किसी बच्चे ने ट्राई किया क्वेश्चंस को, प्रकाश विद्युत प्रभाव के सवालों को ट्राई किया आपने, बन गया आपसे सवाल, सही रहा अनुभव, अच्छी बात है। चलो हेडिंग लगाएं, बोर की परिकल्पनाएं। बोर की परिकल्पनाएं। या फिर आप कह सकते हैं बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल। नाउ लेट्स हैव अ लुक। स्टेबल एवरीथिंग, सब कुछ ठीक है, बढ़े आगे। ओके ग्रेट। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां आप सभी बच्चों को याद होगी उम्मीद करता हूं। और जब रदरफोर्ड मॉडल की कमियां याद कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी थी। रदरफोर्ड ने क्या कहा था, हम एक बार एक अलग से स्लाइड लेकर के रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को देख लेते हैं। रदरफोर्ड सर के मॉडल की कमी ये थी कि जैसे ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएगा जब इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, तो क्योंकि ये एक त्वरित आवेश है, तो त्वरित आवेश होने के कारण ये ऊर्जा की हानि करेगा। और ऊर्जा की हानि करने से क्या होगा, धीरे 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 ये घूमता 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 अल्टीमेटली जाकर के नाभिक से टकरा जाएगा, जस्ट लाइक दिस। और इससे आपका परमाणु जो है वो अस्थायी हो जाएगा, जबकि हम सबको पता है कि हमारा परमाणु क्या होता है अंकित, स्थायी होता है। तो ये आपके रदरफोर्ड मॉडल की कमी है, जो मेन कमी है। अच्छा, इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बराबर छोड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। हम रिवीजन कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं आपको पुरानी बातें याद आ रही होंगी। स्पेक्ट्रम जो है वो कैसा होना चाहिए, सतत स्पेक्ट्रम होना चाहिए। पर स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता, और स्पेक्ट्रम सतत नहीं होकर के कैसा होता है, स्पेक्ट्रम आपका ऐसे लाइन की फॉर्म में होता है, इस तरीके से। तो जो स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए वो सतत ना होकर के किस फॉर्मेट में होता है, वो लाइन की तरह होता है ना। इसको रेखीय स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम वास्तव में कैसा मिलता है, असतत या फिर रेखीय स्पेक्ट्रम जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो ये 2-3-4 चीजें हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड सर। एक तो इलेक्ट्रॉन का, इसको अपन ने एक नाम भी दिया था अगर आपको याद हो, एटम कोलैप्स पैराडॉक्स। इफ यू रिमेंबर, एटम कोलैप्स पैराडॉक्स कहते हैं इसको, है ना। तो ये एटम कोलैप्स पैराडॉक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि स्पेक्ट्रम सतत है, जो होना चाहिए सतत वो क्यों नहीं है, स्पेक्ट्रम असतत क्यों है, रेखीय क्यों है, इन सब के बारे में बात नहीं कर पाए थे। फाइन, क्लियर है, आगे बढ़े हम। अब हम सीधा बोर के मॉडल की परिकल्पनाओं के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में बोर भाई साहब ने क्या क्या कहा। बोर के कुछ पॉइंट्स थे, एक ही करके डिस्कस करते हैं। बोर ने यह कहा कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही अपनी मन मर्जी से किसी भी कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं। रदरफोर्ड सर ने कहा था कि बस गोलाकार कक्षा होगी, गोलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे।
रदरफोर्ड सर के इस बयान को, रदरफोर्ड सर के स्टेटमेंट का खंडन करते हुए बोर्ड ने यह कहा कि ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जिसका मन करा उस गोले में चक्कर लगा रहा है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। तो इन्होंने सबसे पहले जो चीज इंट्रोड्यूस करी वो एक शब्द था निश्चित ऊर्जा स्तर, निश्चित कक्षा। आप लोगों को चैट से डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा? मैंने चैट को ऑफ कर दिया था क्या? लेट मी चेक। वैसे समझदार बच्चे हैं यहाँ पे, मैं ऐसा मान के चलता हूं, पर कभी कभी फिर भी गड़बड़ हो ही जाती है। ओके, हाँ कमेंट स्क्रीन पे दिख रहा था, राइट। देखो डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट हो रहा है इस तरह से तो आप खुद ही मतलब चैट मत किया करो, है ना, अच्छा रहेगा, बेटर रहता है उससे। आप डिस्टर्बेंस, क्लास स्टार्ट होने के बाद में वैसे भी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपकी चैट्स तो नहीं देख पाऊंगा, आप स्क्रीन पे मुझे दिखते हो, जैसे वहाँ पे मोहम्मद इशक दिख रहे हैं, यहाँ पे प्रिंसी दिख रही है, इधर हर्षित है, तो स्क्रीन के ऊपर आप लोग मुझे दिखते हो। चैट वैसे भी जब तक मैं नहीं चाहूँगा वो दिखेगी नहीं, तो सेंस नहीं है। पढ़ाई करते वक्त अपन चैट के बारे में वैसे भी बात नहीं करते, तो अननेसेसरी चैट करने से अच्छा आप पूरा फोकस पढ़ाई पे करो, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप सब लोग मेरी आंखों के सामने हुई, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो जूनियर जेई नाम का जो बच्चा है ना, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, बस बढ़िया ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाई जाएगी। जैसे ये एक निश्चित कक्षा हो गई, ये एक निश्चित कक्षा हो गई, ये एक निश्चित कक्षा हो गई, ऐसे निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाया जाएगा। ठीक है, ये निश्चित कक्षाएं बोल सकते हैं इनको, इनको निश्चित ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये हो गया, या ये हो गया, या ये हो गया, ये क्या है? ये है निश्चित ऊर्जा स्तर। का जहां मन करेगा वो घूम लेगा, ऐसा अलाउ नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। तो क्या हम पहला पॉइंट लिखने के लिए तैयार है? फटाफट से नोट कीजिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस में चक्कर लगाते हैं? निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, है ना। नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है, जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है, और इसे निश्चित ऊर्जा स्तर कहते हैं, है ना। इन्हें निश्चित ऊर्जा स्तर कहते हैं, इन्हें निश्चित ऊर्जा स्तर कहते हैं। लिख लीजिए और डायग्राम बना लीजिए। हाँ जी, तो ये है निश्चित ऊर्जा स्तर। डन, पहला पॉइंट समझ में आता है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या हुआ ना साहब, मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी, जितने भी बच्चे जेई के अंदर सेलेक्ट हुए, नीट में सेलेक्ट हुए, उनके लिए, है ना, आपके बैच से। अच्छा, होता यह है कि हम लोग पार्टी करके एक जगह घूमने जाते हैं और हम होटल बुक करते हैं। जब हम होटल में रूम बुक करते हैं तो हम एक कंडीशन रख देते हैं छोटी सी उनके सामने कि हमें जो रूम चाहिए ना, वो हमें ऐसा चाहिए जो 2 का गुणज हो, और 2 का भी कैसा? पूर्ण गुणज हो। तो क्या आप मुझे बता सकते हो वो आपको कौन कौन से रूम्स देंगे? तो सर इस हिसाब से तो हमको कौन कौन से रूम्स मिल सकते हैं? हमें इस हिसाब से मिलेंगे, रूम नंबर 2 हमारा हो जाएगा, 4 हमारा हो जाएगा, 6 हमारा हो जाएगा, 8 हमारा हो जाएगा, 10 हमारा हो जाएगा, इस तरीके से। क्या जो शर्त मैंने रखी है उस शर्त के हिसाब से आपको रूम नंबर 9 मिल सकता है? तो आंसर इज नो, सर रूम नंबर 9 नहीं मिल सकता। बिल्कुल वैसे ही जब आपके बोर्ड सर ये बोल रहे हैं
कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, तो बोर सर को यह बताना पड़ेगा कि उन निश्चित कक्षाओं के बारे में आपने डिसाइड कैसे किया। बोर सर को यह बताना पड़ेगा कि आप कौन होते हो ये बताने वाले कि निश्चित कक्षा कौन सी होगी। तो इसके लिए फिर बोर सर ने क्या किया, एक परिकल्पना दी, एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम ऐसे पता लगाएंगे कि निश्चित कक्षा कौन सी है। तो लेट्स हैव अ लुक। उन्होंने ये कहा, आपको पता है जैसे एक आर त्रिज्या में m द्रव्यमान की वस्तु अगर गोल 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 घूमती है v स्पीड से, तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं उसका एक कोणीय संवेग। क्या डिफाइन करते हैं? कोणीय संवेग। वो देखो, आपने संवेग के बारे में अभी तक हालांकि नहीं पढ़ा है क्योंकि हम काइनेमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, बट थोड़ा बहुत 11वीं क्लास का याद है। संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, m इंटू v को संवेग कहते हैं, है ना। तो संवेग होता है आपका जब कोई वस्तु सीधी चल रही है। ऐसे कोई वस्तु अगर गोल गोल घूम रही है तो बेटा उसके लिए फिर कोणीय संवेग होता है। कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या है? कोणीय संवेग का फॉर्मूला m इंटू v इंटू आर। तो आपके बोर सर ने क्या बोला? आपके बोर सर ने सेकंड पॉइंट में ये बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जहां उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज है। मतलब इलेक्ट्रॉन वहीं घूम सकता है जहां उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज है। ये उन्होंने बोला। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे इसके बारे में कि कहना क्या चाहता है, बट पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं। तो लिखो, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जहां उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, जहां उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। जस्ट नोट इट डाउन। और यहां पे n के कौन कौन से मान संभव है? ऐसे। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब समझना, नाभिक से मान लो ये पहली कक्षा है और इसकी त्रिज्या है r1, ये दूसरी कक्षा है, इसकी त्रिज्या है r2, ये तीसरी कक्षा है, इसकी त्रिज्या है r3। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन के लिए n इज इक्वल टू 1 है। जो इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन के लिए n इज इक्वल टू 2 है। जो इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा है उसके लिए n इज इक्वल टू 3 है। यही मतलब हुआ ना? हाँ जी। जो इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में घूम रहा है वो मान लेते हैं v1 स्पीड से घूम रहा है। वेग तो उसका लगातार चेंज होता रहेगा, अब स्पीड v1 मान सकते हैं, या ठीक है वेग भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका जो वेग है वो v2 है, और यहां जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका जो वेग है वो v3 है। अब थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करें कि जो इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में घूम रहा है, मतलब उसके लिए उसका कोणीय संवेग m इंटू v1 इंटू r1 किसके बराबर है? h/2π मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि n बराबर 1 में घूम रहा है। ऐसा। तो जिस भी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान वेग और त्रिज्या को गुणा करने पर h/2π गुणा 1 आएगा, वो इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में घूम रहा होगा। तो पता चल गया ना कि कौन सा इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में रहने वाला है, राइट? अच्छा, और देखते हैं।
जो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है n बराबर 2 में, उसके लिए क्या बोलोगे सर? उस इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के लिए जब अपन m इंटू V2 इंटू R2 करेंगे तो वो h अपॉन 2 पाई गुणा 2 आएगा। तो इससे हम बोल पाएंगे कि यस, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये n बराबर 2 को बिलोंग करता है, क्योंकि इसका कोणीय संवेग का गुणनफल 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई आ रहा है। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं एग्जैक्टली, है ना? अगर अपन n बराबर 3 के लिए सोचे बेटा, यहां आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? यहां पे कोणीय संवेग निकालेंगे तो m इंटू V3 इंटू R3 किसके बराबर आना चाहिए? h अपॉन 2 पाई इंटू 3 के बराबर आना चाहिए। ऐसे हम लोग जज कर पाएंगे। अगर मैं रैंडमली आपसे पूछ लूं कि कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 7 में घूम रहा है, बताओ उसका कोणीय संवेग कैसे लिखोगे? तो आप बोलोगे सर उसका कोणीय संवेग मतलब m इंटू V7 इंटू R7 किसके बराबर आ रहा होगा? h अपॉन 2 पाई इंटू 7 के बराबर आ रहा होगा। क्लियर है? पक्का? फटाफट लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से कहानी रहती है। कुछ बुक्स में कोणीय संवेग को कैपिटल L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है, MVR मतलब कैपिटल L भी चल सकता है, तो इसको कैपिटल L से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। छोटा सा सवाल और आ सकता है, सर एच क्या चीज है? एच वही है प्लैंक कांस्टेंट, जिसके बारे में ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। तो ये और कुछ नहीं, हमारा प्लैंक कांस्टेंट ही है। डन। चलो अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट पे चलेंगे। उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बतानी है। कोई भी अगर गोल गोल घूमता है ना, तो उसको हमेशा अंदर की तरफ एक फोर्स चाहिए होता है। ये आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया जाएगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा कि कोई अगर ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रहा है तो उसे हमेशा अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए होता है। क्या किसी बच्चे को उस फोर्स का नाम याद है? उस फोर्स का नाम होता है अभिकेंद्रीय बल। क्या नाम होता है? अभिकेंद्रीय बल। मतलब हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। हम इसे सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर एक m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से स्मॉल r त्रिज्या में गोल गोल घूम रही है तो अभिकेंद्रीय बल होगा F इज इक्वल टू mv²/r। ये मान के चलना कि अगर कहीं पे कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है, मतलब वृत्तीय गति हो रही है, तो वृत्तीय गति में इस फोर्स की आवश्यकता जरूर होती है। यह फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, केंद्र की तरफ लगता है, और कहीं पे अगर ये फोर्स नहीं लग रहा है तो भूल जाना कि वहां पर वृत्तीय गति होगी। बिना इस फोर्स के कभी भी वृत्तीय गति संभव नहीं है। राइट? सो व्हाट आई वांट टू से, ये एक पोस्ट की तरह है। जैसे आपके स्कूल में एक पोस्ट होती है ना, प्रिंसिपल की एक पोस्ट है। क्या बिना प्रिंसिपल के स्कूल चल सकता है? नहीं, प्रिंसिपल के बिना स्कूल नहीं चलता, प्रिंसिपल चाहिए चाहिए। क्या प्रिंसिपल किसी व्यक्ति का नाम है कि किसी घर में एक मिस्टर प्रिंसिपल नाम का बच्चा पैदा होगा जो बाद में बड़ा होकर के सत्या के स्कूल का प्रिंसिपल बनेगा? नहीं ना, कोई भी हो सकता है। तो प्रिंसिपल एक पोस्ट की तरह है, राइट? उस पोस्ट की जगह जाकर के जो भी बैठ जाता है, हम कहते हैं कि दिस बंदा इज इक्वल टू प्रिंसिपल। अगर कल को हिमांशु प्रिंसिपल बन जाए किसी स्कूल के तो मिस्टर हिमांशु इज द प्रिंसिपल। कार्तिकेय बन जाए, कार्तिकेय प्रिंसिपल है। हर्षित कोविद सोचे मैं क्यों नहीं बन सकता? यस, आप भी बन सकते हो, यू आर ऑल्सो द प्रिंसिपल। बस आपको कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रिंसिपल बन पाओगे। आपको स्कूल चलाना आना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही केंद्र की तरफ जो बल है, जो गोल गोल घुमाने में मदद कर रहा है, उसे हम अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। क्या हम पृथ्वी और सूर्य के केस में बात कर सकते हैं कि ये बल कौन है? सोचो, पृथ्वी और सूर्य के केस में ये कौन है? जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। ये बातें मुझे इसलिए बतानी पड़ रही क्योंकि अभी आपने एलएलएम पढ़ा नहीं है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती। ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो इसको भी तो अंदर की तरफ एक फोर्स चाहिए। वो फोर्स कौन सा है? वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो यहां पर अभिकेंद्रीय बल की भूमिका निभाता है, राइट? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पे कि पृथ्वी के केस में जो mv² by r है,
m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, v क्या है, पृथ्वी का वेग, r क्या है, जिस त्रिज्या में वो घूम रही है। तो mv स्क्वायर बाय आर को अपन किसके बराबर कर सकते हैं, mv स्क्वायर बाय आर को अपन बराबर कर सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के, जो कि होता है g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इज इट फाइन? रेज योर हैंड्स। क्लियर है? अच्छा, आपने एक रस्सी ली, उस रस्सी से पत्थर बांध दिया और पत्थर बांध के गोल गोल घुमा रहे हो, तो आपने ऑब्जर्व किया रस्सी में एक तनाव आ जाता है, टेंशन आ जाती है। वो तनाव जो है वो किसका काम कर रहा होता है? रस्सी के केस में वो तनाव काम कर रहा होता है अभिकेंद्री बल का। तो उस तनाव को अपन बोलेंगे mv स्क्वायर बाय आर। घबराने की देखो कोई बात ऐसी सच है नहीं, क्योंकि अभी तो हम टॉपिक को स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, हमें बस लॉजिक समझना है, बेसिक बेसिक बात समझनी है। बाकी अभिकेंद्री बल का डिस्कशन इतना लंबा होने वाला है कि कैप्सूल बुक में एक डेडिकेटेड चैप्टर है इसके ऊपर, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। सो जस्ट डोंट वरी। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब एक बात बताओ, तो ये नाभिक है, इस नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है वो Z है, तो नाभिक का आवेश कितना हुआ? प्लस का Ze। इस नाभिक से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है यार, देखो इलेक्ट्रॉन हो चाहे कोई भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है? अगर इलेक्ट्रॉन का वेग v है, इलेक्ट्रॉन का वेग अगर v है और वो r त्रिज्या में गोल गोल घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को भी अंदर की तरफ एक बल चाहिए होगा। बिना उस बल के तो वो भी कैसे घूम सकता है? संभव ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को भी अभिकेंद्रीय बल चाहिए होगा। तो क्या आप मुझे सोच के बता सकते हो कि अपने इलेक्ट्रॉन के लिए अभिकेंद्रीय बल की भूमिका कौन निभा रहा है? तो यस सर, बिल्कुल अभिकेंद्रीय बल की भूमिका यहाँ पे कौन निभा रहा है? अंदर की तरफ कौन सा बल है? सर ये प्लस और माइनस में आकर्षण बल होता है ना, वो इसकी भूमिका निभा रहा है। तो प्लस और माइनस के बीच के आकर्षण बल का नाम क्या है? स्थिर वैद्युत बल। तो इन दोनों के केस में जो स्थिर वैद्युत बल है वो आपके अभिकेंद्रीय बल की भूमिका निभा रहा है। इज इट फाइन? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभिकेंद्रीय बल को कैसे लिखते हैं? अभिकेंद्रीय बल को ऐसे लिखते हैं mv स्क्वायर बाय आर, जहां m हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v हो गया इलेक्ट्रॉन का वेग, r हो गया जिस त्रिज्या में गोल गोल घूम रहा है, बराबर स्थिर वैद्युत बल। क्या आपको याद है आप स्थिर वैद्युत बल को कैसे लिख सकते हो? रिमेंबर, k q1 पहला वाला आवेश, नाभिक का आवेश z इंटू ई दूसरा वाला आवेश, डिवाइड बाय बीच की दूरी का होल स्क्वायर। तो यहां से आगे आपके पास mv स्क्वायर बराबर k z ई स्क्वायर अपॉन इस r से एक r कट जाएगा और m नीचे चला जाएगा। तो आप r v स्क्वायर को यहां से ऐसे लिख सकते हो, k z ई स्क्वायर अपॉन r इंटू एम। ये आपकी हो जाती है फर्स्ट इक्वेशन। फाइन। अच्छा, क्या k के बारे में जानते हो? कोई पूछ ले ऐसे ही जीवन में कभी, तो k के बारे में जानते हो? k क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम प्रीवियसली उम्मीद करते हैं k को हम काफ़ी अच्छे से प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ से आपको समस्या होनी नहीं चाहिए। पक्का दोस्तों? कप्तान सिंह जी ठीक है, मस्त नाम है यार, बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। अभी अभी आपने एक और कंडीशन सीखी, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। ये भी तो है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूम पाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन एक गोल गोल चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों तरफ, तो बोर की परिकल्पना का वो पॉइंट याद है ना कि उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो यहां से देखें, तो यहां से v को हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम v को लिख सकते हैं NH डिवाइड बाय m इंटू आर इंटू 2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक लग रहा है? यहां पे बहुत सारी कैलकुलेशन रहती है, थोड़ा सा चेक करते हुए चलना है स्टार्टिंग से। अच्छा जी, अब हम स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड का, है ना? तो दोनों ओर स्क्वायर करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर स्क्वायर करते हैं, तो यह v की जगह v स्क्वायर आ जाएगा। n स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दो, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर r स्क्वायर, 2 का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। सेव इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो v है
ये वो स्पीड है या वेग है जिससे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये भी वही v है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में LHS बराबर है, RHS को हम बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 के RHS को बराबर कर दो। तो समीकरण 1 व 2 के RHS को बराबर करने पर, तो समीकरण 1 और 2 के RHS को बराबर कर देते हैं। तो के जेड स्क्वायर अपॉन आर एम, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एम इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। ऐसे हम कर सकते हैं। थोड़ा सा और खेलेंगे तो मज़ा आ जाएगा। अगर इस आर से ये आर कट जाए, ये आर इधर आ जाएगा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय, यार एक एम से एक एम भी कट गया है, देख पाओगे ना आराम से। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ये आर यहाँ पे आ गया, ये सब नीचे आ जाएगा। तो के जेड ई स्क्वायर, ओके, एम बचा, 4 पाई आर स्क्वायर बचा। केयरफुली देखना होता है, मतलब अगर आप केयरफुली नहीं देखेंगे तो 100% इसमें मिस्टेक करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू आ गई। यहां तक कर लीजिए फटाफट कॉपी, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आर का कुछ एक्सप्रेशन निकालने की हमने कोशिश की, एन स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ठीक है, हम धीरे धीरे सिविलाइज्ड होने की कोशिश कर रहे हैं। एक आर मिस है, हाँ तो मिस होगा ना बेटा, इस आर से ये आर कट गया तो ये वाला आर इधर आ गया, बाकी सब उधर चला गया, तो एक आर तो कम हो ही जाएगा ना। देखो ना यार दोस्तों, यहां पे आर स्क्वायर है बेटा, यहां पे आर है, बच्चों वाली मैक्स तो कर ही लेंगे हम। आर से आर कट जाएगा, ये आर इधर आ जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इज इट एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है युवांक, ठीक है, कांग्रेचुलेशंस, बढ़िया। अच्छा दोस्तों, अब आगे बढ़ रहे हैं। स्मॉल आर इज इक्वल्स टू, जैसे कि हमने यहां से देखा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के जेड ई स्क्वायर एम 4 पाई स्क्वायर। अच्छा, अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, लेट्स एक्सप्लोर द ऑप्शंस। हम k का मान रख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखें क्या हम k का मान यहां पे पुट कर सकते हैं, चलो करते हैं। तो r इज इक्वल टू, देखो जैसे आप k का मान यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख पाऊंगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय जेड ई स्क्वायर एम 4 पाई स्क्वायर। फाइन, क्या क्या कर रहे हैं, पूरे अलर्ट होकर के देखना है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे k की जगह अगर 1 रखेंगे वो ऊपर चला जाएगा, तो मैंने उसको ऊपर लिख दिया। जो चीज कट रही है उसको फटाफट से कैंसिल करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, सो r इज एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर डिवाइड बाय पाई एम ई स्क्वायर इंटू जेड। एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर डिवाइड बाय पाई एम ई स्क्वायर इंटू जेड। ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो आप इस बात को समझ पाओगे कि ये सारी चीजें अपने आप में फिक्स भी हैं और कांस्टेंट भी हैं। देखिए ये सब अपने आप में फिक्स भी है और कांस्टेंट भी है, प्लीज चेक, सब आपको पता है। देखो h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट के बारे में आपको पहले बता चुका हूं मैं, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। यहाँ पे पाई 3.14 है। m क्या है, m के बारे में जानते हैं ना, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg हो जाए। सबकी वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, आप जहां कंफ्यूज हो सकते हो वहां पे लिख रहा हूं बस। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है
ई को लेके हम कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। ई क्या है? ई आपके इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं क्या होता है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1.6 इंटू 10⁻19। तो बेटा सारी वैल्यूज पुट की जा सकती हैं, एच की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, पाई की वैल्यू, एम की वैल्यू, ई की वैल्यू। जब आप सारी वैल्यूज को पुट कर दोगे तो जो वैल्यू निकल करके आएगी वो याद करने योग्य रहती है 0.53, राइट। तो जो वैल्यू निकल करके आएगी वो है 0.53। तो आर इज इक्वल टू हो गया 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड, ऐसा होने वाला है। हाँ सर, इसमें किस में आएगा? आर की वैल्यू आएगी किस में, ये भी तो बताओ। तो आर की वैल्यू जो आएगी वो एप्सिलॉन नॉट में आएगी मतलब एंगस्ट्रॉम में आएगी, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एंगस्ट्रॉम, जस्ट ऐसे ही मजे लेने के लिए। तो ए के ऊपर नॉट, दैट इज कॉल्ड एज एंगस्ट्रॉम। अच्छा, एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। उम्मीद करता हूं ये भी आपको याद रहेगा। अच्छा, क्लियर? अब जो आपको, अगर मैं ये बोलूं कि आपको कौन सी चीज याद रखनी है, 100% आपको कौन सी चीज याद रखनी है, तो आपको 100% ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। ये याद करो ना करो चल जाता है, ये पूरा याद होना चाहिए, 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड। अच्छा, वेट करेंगे थोड़ा सा, फिर लिख सकते हैं साथ साथ भी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाइड्रोजन के लिए बात करें, Z क्या है? Z परमाणु क्रमांक है। तो हाइड्रोजन के लिए बात करें तो हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो हाइड्रोजन के लिए Z1 हो जाएगा, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.53 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम फॉर हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के लिए वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, चलिए देखते हैं कैसे। फॉर हाइड्रोजन वैल्यू क्या है? R इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू है। अच्छा, n इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू क्या होगा? R1 कितना होगा? 0.53 इंटू 1 का स्क्वायर, इतने एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.53 एंगस्ट्रॉम, बात खत्म। ऐसा। तो अगर अपन हाइड्रोजन के लिए बात करें, तो अगर यह हाइड्रोजन का नाभिक है, तो हाइड्रोजन के इस नाभिक से अलग अलग कक्षाएं होंगी। ज़्यादा डिस्टेंस में बना नहीं पाऊंगा, जगह थोड़ी सी कम है, समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो ये जो पहले वाली की त्रिज्या है, ये R1, ये हम निकाल चुके हैं। ये कितनी आई है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये कहना चाहते हैं हम कि अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन है, अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए पहली वाली त्रिज्या का वैल्यू कितना है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। दिस थिंग विच वी वांट टू से, ओके। अच्छा, व्हाट अबाउट n इज इक्वल टू 2? ट्राई करो। n इज इक्वल टू 2 के लिए कैसा होगा बेटा? R2 इज इक्वल टू 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। अच्छा, अगर मेरा बच्चा थोड़ा भी समझदार है ना, तो वो लिंक कर सकता है R1 के साथ। कैसे? सर 0.53 एंगस्ट्रॉम जो है ना वो R1 है, तो R2 कितना हो गया? 2 की पावर 2 इंटू R1, मतलब 4R1 हो गया। तो R2 इज इक्वल टू वॉट? 4R1। हम ऐसे भी देख सकते हैं। देखो, साथ साथ अगर हाथ चलता रहेगा तो ठीक है ना, दिमाग के साथ साथ हाथ चलता रहेगा, जगह रहोगे। कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये टॉपिक तो बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है, तो हम पॉज ले सकते हैं, हम फुल फोकस के साथ में देख सकते हैं क्लास के अंदर, हम लिखना अवॉइड कर सकते हैं, वो जगह छोड़ देंगे, बाद में पीपीटी में से लिख लेंगे, पीडीएफ में से लिख लेंगे। पर अगर कुछ ऐसा लग रहा है जो कैलकुलेटिव है, जहां आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है चीजों को, कोई दिक्कत नहीं, हम कंफर्टेबली समझ पा रहे हैं, वहां पे हमें साथ साथ लिखते हुए चलना है, एक सिंक बना के चलना है। अदरवाइज क्लास क्या होगा, जब 2-3 घंटे 4 घंटे का क्लास होगा ना, तो धीरे 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 आपका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा अगर आप लिखोगे नहीं तो। बॉडी को अलर्ट रखना जरूरी है, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि बच्चा क्लास में लिखता रहे, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं लगेगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी डाउन होती जाएगी, आपकी एनर्जीज खेलने लग जाएंगी आपके साथ ही, नींद आने लग जाएगी आपको।
और ये कोई ऐसा तो है नहीं कि गुड्डा गुड़िया का खेल चल रहा है कि हम आराम से बोर्ड की क्लास है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, एक टॉपिक पढ़ो मस्त रहो, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। जेई का सिलेबस बहुत वास्ट है और हमें फर्स्ट अटेम्प्ट से सफिशिएंटली पहले भी करना है, तो हम मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत स्लो चलें, हम अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चल सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा क्लास के अंदर, अदरवाइज चीज़ें मिस हो जाएंगी फिर, है ना। ओके बेटा, तो इस हिसाब से देखा जाए तो R2 कैसे रहेगा, यहाँ से R2 है, R2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4R1। अब तो आप खुद लिंक कर लोगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए कैसे लिखेंगे, R3 इज इक्वल टू 0.53, 3 का स्क्वायर। अच्छा सर, तो ये ऐसे हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू R1। क्यों 0.53 को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया 9R1 ऐसे। तो ये चलता रहेगा इस प्रकार से। तो मैं अगर किसी n स्थिति के लिए बोलना चाहूं तो कैसे बोलूंगा, 0.53 इंटू एन का स्क्वायर, है ना, ऐसे बोल सकता हूं। मतलब Rn इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू R1, ये आप यहां पे कह सकते हैं इन जनरल फॉर्म में आप ऐसा बोल सकते हैं। फटाफट कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। क्या हम लोग वेग की गणना कर रहे हैं, वेग की गणना में ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद है, ये होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। अब हम यहां क्या कर सकते हैं, यहां हम r का मान रख सकते हैं। r का मान कैसे रखेंगे, तो r का मान हम ढूंढ के लेके आ सकते हैं रखने के लिए, कहां से, यहां से रख लेंगे। ये रहा h² एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर, h² एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर डिवाइड में पाई m e स्क्वायर z, पाई m e स्क्वायर z। ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं, इस वैल्यू को अपन यहां पे पुट कर सकते हैं, कहां पे, r का मान रखने पर। चलिए r का मान रखते हैं, लेट्स सी क्या मिलता है, यहां रखेंगे। आ जाओ, m इंटू r की जगह आ जाएगा h² एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर इंटू z इज इक्वल टू NH/2π। फाइन, जो कट पा रहा है उसको काट देंगे तुरंत, m से m कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, है ना, और v रहेगा साथ में। m इंटू v इंटू r था, तो m ना v रहेगा, तो v यहां से कैसे लिख पाएंगे हम, e स्क्वायर z ऊपर चला जाएगा, मतलब z e स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू n। तो ये आपका इस प्रकार से दिखेगा, e स्क्वायर z अपॉन नीचे रहेगा 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू n। अच्छा जी, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू z बाय n, क्या लगता है आपको, क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये पूरी चीज जो दिखाई दे रही है ये कांस्टेंट है, फिक्स है, ये कंप्लीट चीज फिक्स है। E की वैल्यू अपने आप में फिक्स है, H अपने आप में फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट अपने आप में फिक्स है। तो हम चाहें तो पूरी वैल्यू को लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। यस, हम लोग डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.18 इंटू 10⁻6, जिसको याद रखना होगा, है ना, 2.18 इंटू 10⁻6, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये आपके पास v का फॉर्मूला आ गया। हाँ, जब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर हमारा जो निकल करके आया वो मीटर पर सेकंड में निकल करके आया। तो साथ में ये बात भी ध्यान रखेंगे कि ये जो आंसर है ये किस में है, मीटर पर सेकंड में है। अच्छा जी, तो हाइड्रोजन के लिए कैसे हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए देखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, z बराबर 1 हो जाएगा, तो v का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻6 बाय n हो जाएगा। ये हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए। अब हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। हम त्रिज्या तो पहले ही निकाल चुके थे, अब हम ये निकाल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो किस स्पीड से घूम रहा है। त्रिज्या तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे।
जो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है उसकी स्पीड v1 होगी, अगर हम हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं। अगर यहां तो यहां स्पीड v2, यहां स्पीड v3, और यहां जब घूमेगा तो स्पीड v4। यही हमने कैलकुलेट किया है। अच्छा, एक एक करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले वाली कक्षा के लिए चेक करें तो n1 इज इक्वस टू n इज इक्वस टू 1 के लिए चेक करते हैं, तो v1 कितना हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय 1, दैट इज सिंपल 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर सेकंड वाले में चेक करेंगे तो कैसे रहेगा, सेकंड वाले के लिए n इज इक्वल टू 2 रखना होगा। तो सेकंड वाले के लिए अगर आप n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो v2 कैसे आएगा बेटा, देखो v2 आपका ऐसे आएगा 2.18 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय 2। अच्छा, जो बच्चा होशियार है, जो बच्चा समझदार है, वो ये चीज डायरेक्टली एनालाइज कर सकता है कि 2.18 इंटू 10⁻6 जो है उसको v1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा v1 बाय 2, ऐसे। फाइन, आगे देखें तो n इज इक्वस टू 3 के लिए कैसे होगा, v3 इज इक्वस टू, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ v1 बाय 3। ऐसे ही जनरल लिखना चाहें तो vn आप कैसे लिखेंगे, v1 बाय n। ये याद करने लायक चीज़ें होती हैं, इनको कैप्सूल की तरह याद रखना चाहिए। ये याद रखने लायक चीज़ें हैं, इनको कैप्सूल की तरह याद रखना चाहिए। फाइन, ठीक है। और त्रिज्या हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं भाई, इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी r1 वो हम पहले लिख चुके हैं कितनी होगी, ये r2 हम पहले लिख चुके हैं कितनी होगी, ये r3 हम पहले लिख चुके हैं कितनी होगी, तो ये तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं, तो यहाँ तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब एनर्जी के बारे में बात कर लें। ओके, नाउ पुट ऑन द हेडिंग ऊर्जा, एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऊर्जा, एनर्जी को डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस कर सकते हैं एनर्जी को, देखो दो प्रकार के एनर्जीज के बारे में बात होगी, एक गतिज ऊर्जा के बारे में बात होगी, एक स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात होगी। दोनों के बारे में हम बात करेंगे और दोनों ऊर्जाओं को कैलकुलेट करके उनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, तो परमाणु के लिए चलते हैं, शुरू करते हैं। परमाणु के बारे में हम क्या जानते हैं, परमाणु के बारे में हम ये जानते हैं कि परमाणु का नाभिक है जिसका आवेश Ze है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है गोल गोल, और इलेक्ट्रॉन गोल गोल जब r त्रिज्या में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है। मतलब मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूम रहा है और वेलोसिटी उसकी v है। अच्छा जी, तो गतिज ऊर्जा को हम कैसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, k को। क्या हम काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² बोल सकते हैं, सोचिए, क्या हम काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की। हाफ mv² बोल के देखिए, फिर v का मान आपको पता है, जैसे आप हाफ mv² बोलते हैं v का मान आपको पता है, क्या v का मान ये नहीं होता है e²/2h⁴0। क्या हम ये मान नहीं जानते, क्योंकि ये मान हमने जस्ट अभी अभी कैलकुलेट किया है इसलिए हमारी यादों में ताजा है। इस v का मान, ये जो v का मान है, ऐसे भी लिख सकते हो आप कि v का मान, ये जो मान है, ये रखने पर अगर आप v के इस मान को रख देते हो तो यहां से v का मान उठा के यहां रख दीजिए। सो इट कम्स आउट एज काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल्स टू हाफ mv², तो e²z अपॉन 2h⁴0n इसका होल स्क्वायर।
तो यहां से काइनेटिक एनर्जी के कितना आ रहा है बेटा, हाफ एम, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ई की पावर 4 हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जो हो रहा है होने दो, 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, एन का स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी यहां से कितना आ रहा है, जितना हमसे सॉल्व हो पा रहा है हम तो उतना ही सॉल्व करेंगे ना, इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी जो जैसा एक्सप्रेशन चाहिए उसके हिसाब से आप छोड़ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, जस्ट लीव इट एज इट इज, से इट सम इक्वेशन लाइक इक्वेशन नंबर 1, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो। अच्छा, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है किसी बच्चे को, कितने बच्चों को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है? अगर दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर रखे हो तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताते हैं? इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देखना। स्थितिज ऊर्जा के लिए आप कैसे लिख सकते हैं? अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचें तो स्थितिज ऊर्जा U को हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R। क्लास 12th में भी आपने इसको पढ़ा था और मैंने भी आपको रिवाइज करवा दिया था, है ना? अच्छा, ऐसा कर सकते हैं, अगर हम Q1 Q2 की बात करें तो यहाँ पे पहला वाला आवेश तो प्रोटॉन है तो ZE लिख सकते हैं, मतलब नाभिक है, सॉरी, दूसरा वाला E है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं KZ E स्क्वायर अपॉन R। अब आपको यहां पे क्या करना होगा, यहां पे आपको R का मान रखना पड़ेगा। क्या आप R का मान निकाल चुके हो? अगर आपको याद हो तो आप R का मान डेफिनेटली निकाल चुके हो। अपने रजिस्टर को पलटो, एक बार चेक करो क्या लिखा हुआ है R का मान। क्या वहां पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर जेड लिखा हुआ है क्या? चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, अपने रजिस्टर्स को खंगालिए, अभी अभी आपने जस्ट कैलकुलेट किया है, चेक कीजिए क्या वहां पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर जेड लिखा है क्या? मुझे याद नहीं है, क्या पता मैंने गलत लिख दिया हो, चेक कर लो एक बार। सही लिखा है? तो यहाँ पे थोड़ी सी चीटिंग हो गई है, मैंने आपको याद करने के लिए मना किया था पर मुझे याद है, चलता है, कोई फाइन नहीं, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ तो याद हो चुका है। बाकी आपको याद करने के लिए परेशान नहीं होना है, ये एक्सप्रेशन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि इसको रटा जाए, ठीक है? धीरे धीरे कई बार सवाल लगाते लगाते हो सकता है आपको याद हो जाए, ना भी हो तो चलेगा। आर का मान रखने पर इसको रखना है। चलिए यहाँ रखते हैं, देखते हैं यू क्या आता है। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन, आर का मान पुट कीजिए तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला जाएगा तो पाई एम ई स्क्वायर इंटू जेड। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे लिखी जाएं। अब एक काम करें क्या, एक छोटी सी गलती और होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। मैंने आपको एक बात बताई थी जो अपन भूल गए, कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर में आपको Q1 Q2 को विथ साइन रखना है, ये मैंने आपको बताया था, याद है? साइन के साथ पुट करने के लिए बोला था, तो साइन के साथ पुट करेंगे तो E इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में रहेगा तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, बस बाकी सब ठीक है। अच्छा, जो कट रहा है उसको काटें, कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा सर, सच में कुछ नहीं कट रहा, ठीक है, तो लिख दो ऐसे कैसा, के जेड स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर 4 हो जाएगी, एम अपनी जगह ठीक है, पाई अपनी जगह ठीक है, अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, तो के जेड ई स्क्वायर ई की पावर 4 एम पाई अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ऐसा आप यू के लिए बोल सकते हो। ठीक है यहाँ तक। अब मुझे लगता है के का मान भी लिख देना चाहिए,
है ना। k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो इसको पुट कर देना चाहिए, चलो कर देते हैं। तो k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं। तो u इज इक्वस टू क्या आ जाएगा, k का मान पुट कीजिए 1, ये तो हटा दो, समझ में आ गया ना आपके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर e की पावर 4 इंटू m इंटू z, सॉरी यार z नहीं, ये पाई है, अच्छा, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्या कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है? आराम से देखें, सब पाई से पाई कैंसिल हो गया है। तो u इज इक्वस टू क्या आ गया, माइनस का m e की पावर 4 z स्क्वायर डिवाइड बाय 4 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर। सेट इक्वेशन नंबर 2। यह आ चुका है बेटा स्थितिज ऊर्जा, बड़े आराम से। अच्छा जी, कुल ऊर्जा, अगर आपसे टोटल एनर्जी पूछी जाए कैसे लिखेंगे? तो टोटल एनर्जी हम कैसे लिख सकते हैं? टोटल एनर्जी E होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलिए लिखिए, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये रही 1/2 इंटू m e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 4 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर n स्क्वायर माइनस m e की पावर, मतलब ऐड कर रहा हूँ वैसे तो मैं, पर यहाँ पे माइनस है इसलिए मैं चाहूँ तो डायरेक्ट माइनस भी लिख सकता हूँ, ये माइनस में है ना, m e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन में 4 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर, यस है। ये देख पा रहे हो आप, थोड़ा फोकस किया आपने? ये चीज को अगर मैं x बोलता हूं तो ध्यान से देखो, ये भी x ही तो है, बिल्कुल सेम है, डिट्टो। ये अगर x बोला जाए तो ये माइनस का x है, मतलब एक तरह से अपन कर क्या रहे हैं, x/2 में से x को माइनस कर रहे हैं, x/2 में से क्या कर रहे हैं, x को माइनस कर रहे हैं। तो x/2 में से अपन माइनस का x अगर हटाएंगे तो माइनस का x/2 बचेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्टली, इसको x कंसीडर करते हुए कि ये आएगा माइनस का, ये पूरा x है, बाय 2 ऐसे, तो ये आ जाएगा माइनस का m e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर। क्या आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी नेगेटिव आ रही है यहाँ पे? ये एक सोचने वाली बात है कि एनर्जी नेगेटिव क्यों आ रही है। एनर्जी नेगेटिव इसलिए आ रही है, इसका मतलब जब नाभिक का निर्माण हुआ था तब ऊर्जा मुक्त हुई थी, तो आपको अगर नाभिक को तोड़ना है तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो किसी की भी एनर्जी अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये होता है कि वहां से ऊर्जा मुक्त हुई है, वो सिस्टम स्थायी है। तो परमाणु अपने आप में वैसे ही बहुत स्थायी होता है, उसका प्रमाण भी है अपने आप में ये। तो ये अपन ने आज डिस्कस किया कि किस प्रकार हम त्रिज्या, वेग, एनर्जी इन सब के साथ में खेल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहां पर भी एज यू कैन सी यहां पर भी ऐसा ही, वैसे कर ही लें क्या, 2 मिनट का टॉपिक है, कर ही लेते हैं, है ना। यहां तक आपने कॉपी कर ही लिया होगा तो इसको निपटा ही लेते हैं। ओके, देखिए, सो व्हाट अबाउट द एनर्जी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एनर्जी का वैल्यू आया है माइनस का m e की पावर 4 z स्क्वायर को मैं अलग कर रहा हूं डिवाइड बाय 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, इसको हम अलग कर रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं एक बार फटाफट से। क्या यहां पे आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब वैल्यूज फिक्स हैं?
अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप पाएंगे कि e⁴ m8 h² एप्सिलॉन स्क्वायर सब कुछ फिक्स है। हम इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन सबको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 13.6, तो ये आ जाएगा माइनस का 13.6 z² अपॉन में n²। हाँ, दिमाग में ये भी आ सकता है सर इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट रहती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैं आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कंपैरिजन तो बता ही चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, जूल क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो चलो अब एक एक करके सबके एनर्जी निकालते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए कैसे होगा, हाइड्रोजन के लिए Z इज इक्वल टू 1 लेके चलेंगे, तो Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू माइनस का 13.6 अपॉन में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा ले लें। चलिए फटाफट सबके एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं। अगर हम E1 कैलकुलेट करेंगे इट विल बी माइनस का 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। परफेक्ट है। हम लोग E2 कैलकुलेट करते हैं। E2 कैसे कैलकुलेट होगा, माइनस का 13.6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। बस आपको वैल्यू सॉल्व करना रहेगा, वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें मिलती जाएंगी। 3.4 आ जाएगा ना, ठीक है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप E3 के कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 13.6, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे धीरे धीरे आप चाहो जिसके लिए वैल्यूज निकाल सकते हो, फाइन। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा। आप चाहें तो एक बार कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं, 1.51 बोल सकते हो, और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जाना है तो ऐसे आप E4 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, माइनस का 13.6 4 का स्क्वायर। ये वैल्यू हमें थोड़ी चेक करनी पड़ेगी। .85 के अराउंड आ रही है ना, 0.85 ही आ रही है, तो माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे जैसे आप नाभिक से दूर जाते जा रहे हो, आप ऑब्जर्व करना, जैसे जैसे आप नाभिक से, ये बहुत काम की बात है जो बता रहा हूं, ध्यान सुन लेना। जैसे जैसे E1 का मतलब क्या है, पहली कक्षा की ऊर्जा, E2 का मतलब है दूसरी कक्षा की ऊर्जा, E3 का मतलब है तीसरी कक्षा की ऊर्जा। तो जैसे जैसे आप नाभिक से दूर जा रहे हो ऊर्जा बढ़ रही है। सर ऊर्जा कहां से बढ़ रही है, ऊर्जा तो घट रही है। देखो 13.6 से 3.4 हो गया, नहीं बेटा माइनस है, माइनस का 13.6 से बड़ा होता है माइनस का 3.4। आप पॉजिटिव तरफ जा रहे हो नंबर साइकिल पे, नंबर स्केल पे, माइनस के 3.4 से बड़ा होता है माइनस का 1.51, इससे बड़ा है 0.85। तो हम जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ती भी जा रही है। पर इसमें एक छोटी सी कहानी और है, ऊर्जा का अंतर चेक कीजिए, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। तो आप इन दोनों के बीच का अंतर चेक करेंगे तो इन दोनों के बीच में आपको अंतर मिलेगा 10.2 का। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 10.2 का अंतर है। आप आगे अंतर चेक करेंगे तो आपको 1.8 के आसपास का अंतर मिलेगा। आप आगे और अंतर चेक करेंगे आपको यहां पे लगभग 0.6 के आसपास का अंतर मिलेगा। तो ऊर्जा तो बढ़ती जा रही है, मतलब E1 से ज्यादा ऊर्जा E2 की है, E2 से ज्यादा ऊर्जा E3 की है, E3 से ज्यादा E4 की है, परंतु जो ऊर्जा का अंतर है वो घटता जा रहा है। बच्चों बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है इस कंसेप्ट को समझने में, क्योंकि बहुत प्रिसाइज वे में आपको याद रखना है। क्योंकि जब हम टॉपिक पढ़ते हैं ना तो लास्ट में हम समरी बनाते हैं, हम जितनी खूबसूरत समरी बनाएंगे उतना हम उस टॉपिक के सवाल बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि असर्शन रीजन के अंदर, एमसीक्यू के अंदर हर्षित कैसे भी सवाल पूछ सकता है हमसे, है ना। तो हम इसको हंसी में नहीं डाल सकते। अच्छा टॉपिक है, याद रखना है कि जैसे जैसे आप, ये नाभिक है, जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है, पर एनर्जी का गैप कम होता जा रहा है। जितना गैप इन दोनों के बीच में था उससे कम इसके बीच में, उससे कम इसके बीच में। तो अगर मैं ऐसे बनाना चाहूं तो ये नाभिक है, ये अगर E1 है तो E1 और E2 के बीच का गैप ज्यादा है, E2 और E3 के बीच का गैप कम है। देखो ऊर्जा स्तर का गैप कम है। मैं इसको ऐसे नहीं बनाऊंगा क्योंकि ऐसे हम पूरा बना नहीं पाएंगे,
तो हम इसको सीधा बना देते हैं। ये नाभिक है, ये पहली वाली एनर्जी है E1, E1 से ज्यादा एनर्जी है E2 की, E2 से ज्यादा एनर्जी है E3 की, E3 से ज्यादा एनर्जी है E4 की, और जैसे जैसे ऊपर जाते होगा एनर्जी बढ़ती जाएगी। आपको पता है अनंत पे एनर्जी कितनी होती है? अनंत पे एनर्जी 0 होती है मैक्सिमम। तो यहां पे एनर्जी कितनी है? माइनस का 13.6, माइनस के 13.6 से ज्यादा है माइनस का 3.4, माइनस के 3.4 से ज्यादा है माइनस का 1.51, माइनस के 1.51 से ज्यादा है माइनस का 0.85। ऐसे आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यस वी कैन से लाइक दिस कि जैसे जैसे मैं यूं जा रहा हूं ऊपर, हमारी जो एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है, ऐसा है। परंतु गैप कम होता जा रहा है। इन दोनों के बीच का गैप आपको ज्यादा दिख रहा होगा, ये 10.2 का गैप है। इन दोनों के बीच का गैप उससे कम हो गया, ये 1.8 का गैप है। ये गैप और कम हो गया, ये 0.66 का गैप है। तो दोस्तों गैप कम होता जा रहा है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। डन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे होंगे, या फिर कुछ और टॉपिक बीच में रह जाएगा उसको कवर करेंगे। आज जो कुछ भी पढ़ा है, बहुत सारे फॉर्मूलाज आए हैं, सभी फॉर्मूला को एक पेपर पे लिख लेना है। इन फॉर्मूलों के ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एनर्जी की बात करें तो आप देख पा रहे हैं एनर्जी जो है वो n² के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर आप कभी E2 अपॉन E1 करेंगे तो वो N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर की तरह दिखाई देगा। ये ऐसी छोटी छोटी बातों पे सवाल बहुत बन जाते हैं। तो आप सवालों को ट्राई करना, कैप्सूल बुक में बहुत सारे सवाल हैं, उनको ट्राई करना, रिवीजन करना, फॉर्मूले को ढंग से लिखना और फिर अगली क्लास में रिवाइज करके आना। ठीक है।